जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका प्राचीन इतिहास के एक नए भाग में। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें देखा हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कई कारण थे, जिसमें एक ये कहा जाता है कि वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण उस सभ्यता का पतन हुआ। तो कई और कारण हैं, बट यह मेजर माना जाता है क्योंकि बहुत सारी नदियां थी, उनमें बाढ़ कई बार आती रहती है, तो उनके बाढ़ के कारण ही हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मुख्यतः मानते हैं। और उसके बाद जो सभ्यता है जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता में एक शब्द आता है यहाँ पर, एक जो लिखा है ये वेद, यानी ऐसी सभ्यता जो वेद पर ही मुख्यतः निर्भर हो, यानी इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता, वेद यानी ऐसे लोग जो वेदों को ही अपना स्वरूप मान ले, वेदों में लिखी हुई बातों पे ही अपना सारा जीवन निर्भर करे और वेदों में जो लिखा हुआ है उसी प्रकार अपना जीवन यापन करने लगे। ऐसे लोगों की सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाती है। लेकिन वैदिक सभ्यता दो भागों में बांटी गई है। वैदिक सभ्यता अगर हम लोग कहते हैं, यहाँ पर वैदिक सभ्यता जो है वो मुख्यतः दो भागों में बांटी गई है। पहला ऋग्वैदिक, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक, दो भागों में बांटी गई। एक पूर्व वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। दोनों का कालक्रम भी बांटा गया है कि किस प्रकार के कौन कितना टाइम जो है ऋग्वैदिक काल है और कितना टाइम उत्तर वैदिक काल है। तो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम माना गया है यहाँ पर वो 1500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक माना गया है। बीसी मतलब ईसा पूर्व, ठीक। और उत्तर वैदिक काल जो है ये 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक इसका कालखंड माना गया है। ठीक है, कई एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है ऋग्वैदिक कालखंड का काल क्या है और उत्तर वैदिक काल क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कुछ चीजें जो मैं लिखवाऊंगा वो मैं बता दूंगा, आप ये नोट कर लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन जो है वो जो टॉपिक है वो चीज है जो इंपॉर्टेंट है, आपको वो कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगी, तो वो आप नोट कर लीजिएगा। तो पूर्व वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक माना गया है, और उत्तर वैदिक काल जिसको माना गया है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक की। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में एक वर्ड आ रहा है आपका यहाँ पर देख रहे होंगे, ऋग्वेद, यानी अगर ये कह सकते हैं, क्वेश्चन और बनता है कि इसी कालखंड में ऋग्वेद की स्थापना हुई थी, ऋग्वेद का निर्माण हुआ था। ठीक है, यानी ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद का निर्माण हुआ था। बाकी जो तीन बचते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनका जो निर्माण हुआ था या ये जो बने थे वो उत्तर वैदिक काल में बने थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन ऋग्वेद किस कालखंड में किस काल में बना था, ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में, और बाकी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो बने थे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें हैं, वैदिक वेद बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है यह माना जाता है, और दूसरा है कि वैदिक काल कैसे इसका नाम पड़ा वैदिक काल में और किस तरीके से चीजें इसमें बनती हैं, इन सब चीजों के आगे हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि जो वैदिक पीरियड में है, तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि आर्य एक शब्द है, आर्य जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ है, पूछा गया है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, या कुलीन कहते हैं, यानी सबसे ऊंचे कुलीन। ठीक है, आर्य जो है वो कुलीन है, जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है या कुलीन होता है, या जिसको हम लोग और कह सकते हैं एक उत्तम व्यक्ति, यानी इसको क्या कह सकते हैं, एक उत्तम व्यक्ति। ठीक, अब आता है वैदिक सभ्यता, यानी वैदिक सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित
सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, यानी आर्यों के द्वारा ही निर्मित सभ्यता हमारी वैदिक सभ्यता कहलाती है। अब ये आर्य कौन है, कहाँ से आए हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। आर्यों का आने के बारे में, आगमन के बारे में बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है और अपना मत अलग अलग चीजों के अलग अलग आधार पर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए कि विद्वान जो आर्य कहाँ से आए हैं और ये यहाँ भारत में कैसे आए हैं, तो अलग अलग मत है। पहला अगर हम मान के चले कि यहाँ पर एक विद्वान है और उनका मत, इनसे क्वेश्चन बनता है, कई बार बना हुआ है, ये देख लीजिएगा आपका कि एक विद्वान जिनका नाम है मैक्स मूलर, मैक्स मूलर ने कहा कि ये जो आर्य हैं ये मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। अब मध्य एशिया से आए थे। अब मध्य एशिया, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि मध्य एशिया क्या है। ध्यान से देखिए, अगर ये आपका ये भारत है, ठीक है, तो ये इधर चाइना आपका पड़ता है और ये जो हमारा अफगानिस्तान ये वाला एरिया पड़ता है, ये हमारा मध्य एशिया पड़ता है। तो यहाँ पर अगर ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक पड़ता है हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, तो मैक्स मूलर जी ने कहा कि जो आर्य थे वो हिंदुकुश पर्वत को पार करके आए थे, हिंदुकुश पर्वत को पार करके आए थे। अब ये लोग कुछ कहते हैं तो उसके किसी न किसी चीज के आधार पे कहते हैं कि आर्य हमारे मध्य एशिया पे थे। उसका कारण क्या था कि एक अभिलेख मिला था, बोगज कोई अभिलेख मिला था, जो अभिलेख मिला था ईरान से, जिसको हम लोग कई बार कह देते हैं, ईरान से मिला था बोगज कोई अभिलेख 1420 के आसपास। ठीक, उसके आधार पर जो अभिलेख मिला था, यानी बोगज कोई अभिलेख क्या होता था कि जैसे अशोक ने कई सारे पत्थरों पर अपनी चीजें लिखवाई थी, उसी तरीके से ये भी अभिलेख मिला था। बोगज कोई अभिलेख में दो क्या नहीं, जनों के बीच में था, एक खत्ती था और एक मित्तानी था, दोनों के बारे में वर्णन मिला है। और बोगज कोई अभिलेख में 4 देवताओं का वर्णन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बोगज कोई अभिलेख में 4 जो देवता हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के एग्जाम में। एक इंद्र, दूसरे देवता मित्र, तीसरे देवता अगर कहें वरुण, चौथे नासत्य देवता। इन चारों का वर्णन जो है उसमें मिला है, किसमें, बोगज कोई अभिलेख में 4 देवताओं का वर्णन मिला है। इंद्र देवता, मित्र देवता, वरुण देवता और नासत्य देवता, इन चारों का वर्णन बोगज कोई अभिलेख में मिला है। यह क्या कहते हैं, ईरान के पास में कहते हैं, इसको एशिया माइनर भी कहते थे। जो अभी चीज हम इसके बारे में देख रहे थे कि इसको एशिया माइनर भी कह देते हैं ईरान को, कई जगह पे ये लिखा है एशिया माइनर। ठीक है, तो मैक्स मूलर ने कहा कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे, जो हिंदुकुश पर्वत को पार करके आए थे। क्यों कहा था, बोगज कोई अभिलेख में दो लोगों के बीच, लोगों को एक खत्ती और दूसरा मित्तानी जो है, दोनों का वर्णन मिला है, तो उसके आधार पर कहा कि हमारा जो ये जो आर्य है वो मध्य एशिया से आए थे। अब बोगज कोई अभिलेख में 4 देवताओं का वर्णन है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का वर्णन है। इसके बारे में आप लोग देखिएगा। फिर आगे हम बात करें, कुछ और विद्वान हैं जिन्होंने अपना मत रखा और कहा कि अपना अपना वर्णन दिया कि एक पेंका और हर्ड करके विद्वान है, दूसरे विद्वान है पेंका, ये कई बार पूछे गए हैं, और हर्ड करके विद्वान है। इन्होंने कहा कि ये लोग जर्मनी से आए थे, आर्य लोग जर्मनी से आए थे। क्यों कहा था, इनके शारीरिक रचना के आधार पर
ये कहा था कि ये लोग क्या कहते हैं जर्मनी से आए थे, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर या बॉडी स्ट्रक्चर जर्मनी के लोगों के जैसा था। ठीक है, एक और है एडवर्ड मेयर। एडवर्ड मेयर, एडवर्ड मेयर, एडवर्ड मेयर ने कहा कि ये जो पामीर के पठार से आए थे, पामीर के पठार से ये लोग आए थे। ये लोग आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। और एक थे बाल गंगाधर जी तिलक का भी वर्णन था। बाल गंगाधर, बाल गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा था कि ये लोग जो हैं उत्तरी ध्रुव से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ठीक है, सबका वर्णन था। इनका एडवर्ड मेयर, बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। दयानंद सरस्वती जी का भी वर्णन था। उन्होंने क्या कहा था कि ये लोग तिब्बत से आए हैं। दयानंद सरस्वती, इनका ये मानना था कि ये लोग तिब्बत से आए हैं। ठीक, तो कुछ विद्वानों का मत अलग अलग, सब विद्वानों का मत अलग अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा मैक्स मूलर जी का मानना, ये ज्यादा सबसे ज्यादा मत माना गया है। इनका मानना था कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनका ये मानना था कि आर्यों का मूल निवास जो था वो भारत ही था। ठीक है, क्योंकि इसके कोई अभिलेख नहीं मिले हैं कि आज से 5000 साल पहले कोई सभ्यता थी या कोई जगह थी जहां पर कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो कुछ विद्वानों का ये भी मत था कि ये जो आर्यों का जो निवास स्थान है वो इंडिया ही है, भारत ही है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ चीजें देखते हैं वैदिक काल के बारे में। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, यानी वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, और हमने कहा कि अभी आर्य का अर्थ मतलब होता है श्रेष्ठ, जिसको कुलीन कहा गया है। और ये जो श्रेष्ठ वर्ड है या आर्य वर्ड है, ये एक जातिवाचक सूचक नहीं था, यानी कोई जातिवाचक सूचक नहीं था। यह सिर्फ एक भाषावाचक सूचक था, यानी ये कोई भाषावाचक सूचक था। ठीक है, तो यानी कोई जाति नहीं थी, ये एक क्या कहते हैं जो आर्य है वो भाषावाचक सूचक था। अब भाषा, एक प्रश्न बनता है कि आर्यों की भाषा क्या थी। आर्यों की भाषा, आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। मुख्य भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अब पूछा जाता है कि आर्यों की लिपि का ज्ञान था या नहीं थे, लिखते थे या नहीं थे, यानी आर्य जो थे उनको लिखना पढ़ना आता था या नहीं था। आर्यों को लिपि का यानी लिखने का, लिपि का ज्ञान नहीं था, नहीं था। ठीक है, उनको लिखना नहीं आता था। ये अपना ज्ञान जो था वो सुना करके बताते थे, या बोल करके, सुना करके या बोल करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक की पहुंचाते थे। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से पहुंचाने का, बोल करके पहुंचाने को जो कहते थे उसको श्रुति साहित्य कहते हैं। श्रुति मतलब सुनने और साहित्य मतलब बता करके सुनाने वाला साहित्य, यानी बोल करके जो साहित्य बताया जाए वो श्रुति साहित्य कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज आती है कि जब इन लोगों की आगमन हुआ और आगमन होने के बाद में कुछ चीजों में जैसे मतभेद था एक निवास स्थान में, और फिर पता चलता है कि एक चीज और है कि आर्य जो थे वो मूलतः मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार के थे, यानी मांस भी खाते थे और शाकाहारी भी थे। ठीक है, इस समय आर्यों में
बाल विवाह का प्रचलन, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ठीक है। दूसरा, सती प्रथा का प्रचलन, सती प्रथा का प्रचलन, ये क्वेश्चंस बने हुए पूछे गए हैं ये, तो ये नाम नोट कर लीजिएगा। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है, इस समय। और जो जाति व्यवस्था थी, जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी। किसके आधार पर थी? कर्म के आधार पर थी। यानी जो जिस प्रकार का आप काम करते थे, कर सकते थे, तो वो आपके कर्म के आधार पर आपकी जाति व्यवस्था निर्धारित की जाती थी। कि और दूसरा, जातियों का सही तरीके से वर्णन यही है कि कुल टू कुल नहीं था, और जाति जो थी कर्म के आधार पर आधारित थी। एक और प्रश्न बनता है कि यहाँ पर आर्यों में जो विधवा पुनर्विवाह था, लेकिन वह अपने देवर से शादी कर सकती थी, देवर से शादी कर सकती थी। ठीक, विधवा पुनर्विवाह नहीं, विधवा पुनर्विवाह होता था, बट वो अपने देवर से शादी कर सकती थी। और एक और बात कहें, यहाँ पर पर्दा प्रथा वो भी नहीं थी। और यहाँ पर जो विवाह हुआ था, विवाह दो प्रकार होता था, एक अंतरजातीय तथा नियोग विवाह होता था। दो प्रकार के विवाहों की प्रथा प्रचलित थी, एक अंतरजातीय विवाह और दूसरा नियोग प्रथा। यानी अगर हम लोग यहाँ पर एक दो विवाहों की और एक चीज बात होती थी, एक होता था अनुलोम विवाह और एक होता था प्रतिलोम विवाह। एक होता था अनुलोम विवाह, दूसरा होता था प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह, इसमें क्या होता था? अनुलोम विवाह में क्या होता था कि अनुलोम विवाह में लड़का उच्च वर्ग का होता था और लड़की निम्न वर्ग की होती थी। यानी लड़का जो होता था, लड़का उच्च वर्ग का होता था, उच्च वर्ग, और जो लड़की होती थी वो जो होती थी निम्न वर्ग की होती थी। तो वो क्या कहलाता था? अनुलोम विवाह। ठीक है। प्रतिलोम विवाह का क्या होता था? प्रतिलोम विवाह में बताया गया है, प्रतिलोम विवाह में बताया गया है कि लड़का जो था वो निम्न वर्ग का था, निम्न वर्ग का, और जो लड़की होती थी, लड़की उच्च वर्ग की होती थी। दो प्रकार के विवाहों का वर्णन है। एक विवाह अंतरजातीय भी होता था, नियोग विवाह भी होता था, और अनुलोम विवाह यानी जिसमें लड़का उच्च वर्ग का होता था और लड़की निम्न वर्ग की होती थी। प्रतिलोम विवाह जिसमें लड़का निम्न वर्ग का होता था और लड़की उच्च वर्ग की होती थी। दो प्रकारों के विवाहों का वर्णन है, वर्ग होते थे। आगे हम लोग देखते हैं कि जो मैक्स मूलर जी थे उनके अकॉर्डिंग हमने माना कि जो मैक्स मूलर जी का मानना था कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया से आए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था। आक्रमण किस प्रकार किया था कि जो आर्यों का जो राजा था, राजा का नाम था सुदास। इन्होंने क्या किया? भारत के जो राजा थे, 10 राजा थे, 10 राजा जो द्रविड़ भारतीय थे, द्रविड़
भारतीय थे। इनके बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। ठीक है, युद्ध हुआ, कहां पर हुआ ये भी पूछा जाता है। और इस युद्ध का नाम ही जो क्या पड़ा था, दसराग युद्ध। इस युद्ध का नाम क्या था, दसराग, दसराग युद्ध। इसी युद्ध को ही दसराग युद्ध को कहा गया। और यह युद्ध कहाँ, किस नदी पर हुआ था, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह युद्ध पुरुषड़ी नदी पर हुआ था, जिसको वर्तमान में रावी नदी कहते हैं। रावी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। कौन सा, आर्यों के जो नेता या जो राजा थे सुदास, और भारतीय द्रविड़ जो भारतीय द्रविड़ थे वो 10 राजा यहाँ के थे। इन दोनों के बीच में हुआ था। इस युद्ध का नाम दसराग युद्ध कहते हैं। और किस नदी पर हुआ था, पुरुषणी नदी पर हुआ था। ये कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने बता दिया है कि ये जो दोनों राजाओं के बीच में जो हुआ था वह युद्ध दसराग युद्ध कहलाता है। अब आता है कि जो आर्य समाज था वो मुख्यतः जो समाज की जो मुख्य विशेषताएं थी, वैदिक समाज की मुख्य विशेषताएं, क्या थी। पहला, यह समाज जो था पितृ सत्तात्मक था। पितृ सत्तात्मक था, यानी जो क्या कहते हैं, एक कुल का या एक जो नामकरण चलता था वो पिता के नाम पे चलता था। सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक था, और ये जो समाज था वो पितृ सत्तात्मक था। और दूसरा जो समाज था वो ग्रामीण समाज था, यानी यह सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यह सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। आगे हम लोग बात करें कि समाज में जो था वो मुख्यतः 5 भागों में बटा था। जो समाज था वो उससे 5 भागों में बटा था। पहला, इसके भाग की बात करें, पहला था कुल। दूसरा, यानी सबसे छोटा, यानी ये समाज की सबसे छोटी इकाई थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, वो क्या थी, कुल थी। और इसका जो मुख्य जो था, या इसका जो शासक था, या जिसका जो सबसे मुख्य माना जाता है, वो उसको कुल के शासक को क्या कहते थे, कुलप कहते थे। कुलप यानी जो मुख्य होता था कुल का, कुलप कहता था। कुल के बाद में आता है ग्राम। दूसरा क्या था, ग्राम। और ग्राम के शासक को कहते थे ग्रामीणी कहते थे। ग्रामीणी कहते थे, ग्रामीणी कहते थे। और तीसरा आता था कुल के बाद ग्राम के बाद में आता था विश, और उसके बाद में, और विश के शासक को क्या कहते थे, विशपति कहते थे। विशपति कहते थे। फिर चौथा आता था जन के जो वहां का जो शासक था, या जिसको जो हम लोग राजा कहते थे या राजन कहते थे, राजा या राजन कहते थे। और उसके बाद में सबसे बड़ा आता था राष्ट्र। लास्ट पे आता था राष्ट्र। यानी एक ही क्वेश्चन में बनता है कि समाज की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई वो क्या थी, राष्ट्र थी। ठीक है, इससे भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो कुल, यानी अगर ये बात कहें सबसे छोटी इकाई कुल, उससे बड़ी इकाई ग्राम, उससे बड़ी इकाई हमारी विश्व, उसके बड़ी इकाई हमारी जन, और सबसे आखिरी में आता है हमारा राष्ट्र। राष्ट्र सबसे बड़ा, और ये जो कुल है वो सबसे छोटा। ठीक, कुल के प्रधान को क्या कहते थे, कुलप कहते थे। और ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी, विश्व को विशपति, जन के राजा या राजन कहते थे। ठीक है, अब और एक चीज थी कि यहाँ पर जो सबसे जो आर्यों का सबसे प्रिय पशु, आर्यों का
सबसे प्रिय पशु क्या था? आर्यों का सबसे प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था। ठीक। और सबसे कीमती पशु, सबसे कीमती पशु या अघन्या पशु, अघन्या जिसकी हत्या ना कर सकते हैं, अघन्या पशु वो थी गाय। गाय इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसके गाय के लिए युद्ध हुए हैं कई सारे, या यूं कह सकते हैं गाय को ही संपत्ति कहा जाता था। यानी पहले इसकी वैल्यू क्या कही जाती थी कि जिसके पास जितनी गाय है वो उतना अमीर या उतना ताकतवर माना जाता था। तो गाय को अघन्या माना गया है। क्यों? क्योंकि उसी से ही आर्यों का जो प्रिय जो खाद्य था, आर्यों का प्रिय खाद्य था कारब। ठीक, जो दूध से बनता था। तो इसीलिए जो था वो गाय हमारी जो थी, गाय उस समय की जो सबसे कीमती वस्तु थी या कीमती थी, और गाय को ही अघन्या माना जाता है। अगर यहाँ के लोग, हम लोग कहें कि यहाँ के जो लोग, यहाँ के जो मकान थे, मकान कैसे थे? कच्चे थे। और यहाँ का जो व्यवसाय था मुख्यतः पशुपालन एवं कृषि था। ठीक, यहाँ के जो लोगों को था पशुपालन और कृषि के दोनों का ज्ञान हो गया था। और यहाँ के जो मकान थे वो कच्चे थे। समाज जो था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। यानी समाज जो था, समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित था। 4 वर्गों में विभाजित था। पहला पुरोहित, दूसरा व्यापारी, यानी पुरोहित जो हमारा पूजा वगैरह करते थे वो पुरोहित के होते थे। व्यापारी व्यापार करने वाले होते थे। तीसरा हमारा योद्धा, और चौथा जो था वो वर्ग था वो श्रमिक था। चौथा वर्ग था वो श्रमिक था। ठीक है, तो व्यापारी, पुरोहित व्यापारी, योद्धा और श्रमिक 4 भागों में यहाँ का जो था वैदिक सभ्यता का जो वो समाज जो बटा हुआ था। यहाँ पर कुछ जो वर्ण है या कुछ जो ऐसे शब्द हैं जिनका वैदिक सभ्यता में कुछ और मतलब था और वर्तमान में उसका मतलब है, उनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वो हम लोग देखते हैं कि किस को क्या कहा जाता था। जैसे अगर एक वर्ड था पूरब, पूरब था दुर्गपति, पूरब को दुर्गपति कहा जाता था। यानी यूं कहें दुर्गों की रक्षा करने वाला। ठीक है, पूरब यानी पूरब किसको कहते हैं? दुर्गपति या दुर्ग, जो दुर्ग की रक्षा करे। एक होता था स्पष्ट, भी पूछा गया है। स्पष्ट किसको कहा जाता था? गुप्तचर को कहा जाता था। गुप्तचर यानी जो आर्य समाज में वैदिक सभ्यता में स्पष्ट गुप्तचर को कहा जाता था। एक होता था पढ़ी, मतलब होता था कि व्यापारी। पढ़ी क्या होता था कि जगह जगह जा कर व्यापार करने वाले को पढ़ी कहते थे या व्यापारी को पढ़ी कहते थे। ये मीनिंग क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्ट एसएससी के एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम्स में, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। एक शब्द है उग्र। उग्र शब्द की मीनिंग होती थी अपराधियों को पकड़ने वाले, यानी एक तरीके का कहते हैं पुलिस वाला ही का काम करता था। उग्र का काम था अपराधियों
को पकड़ने वाला। ठीक है, फिर एक आता है भागदू या वाजपति। वाजपति 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 होता था भूमि का भूमिधर, जिसको भूमिधर भी कह सकते हैं, या भूमि के जो अधिकारी होते थे, यानी जो राजस्व नहीं, उसका तो अलग मीनिंग होते, भूमि के अधिकारी। और एक वर्ड होता था जो राजस्व वसूलते थे, उनको क्या कहते थे? जो राजस्व वसूलते थे उनको कहते थे भागदूह। भागदूह, इनको कहते थे राजस्व वसूलने वाले को, राजस्व वसूलने वालों को। यव को हम लोग क्या कहते थे? कई बार पूछा गया है, एज इट इज पूछा गया है, जौ कहते थे। जौ जो होता था गेहूं और जौ, उसको यव कहते थे। एक शब्द आता है वप्ता। वप्ता यानी ये जो शब्द था वो नाई को कहते थे। वप्ता, वप्ता यानी नाई को वप्ता कहते थे। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस है वो हमारे कई बार एज इट इज पूछे गए हैं कई सारे एग्जाम्स में। तो यहाँ पर जो ये जो लिखवाए हैं मैंने, इनको नोट कर लीजिएगा, और आपके यही जो है वो जो मीनिंग जो कई बार एग्जाम से पूछे गए आपको काम आएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। एक वर्ड है समुद्र को परावत कहते थे। एक वर्ड पूछा गया है, परावत जो है वो समुद्र को कहते थे। ठीक है, समुद्र को यहाँ के लोग परावत कहते थे। और यहाँ के जो लोग वस्त्र पहनते थे, वस्त्र जो पहनते थे वो सूती भी पहनते थे, ऊनी भी पहनते थे, और मृग चर्म यानी चमड़े के भी कपड़े पहनते थे। यानी यहाँ के जो लोग थे वस्त्र सूती, ऊनी और मृग चर्म पहनते थे। एक क्वेश्चन बोलते हैं कि जो यहाँ के जो लोग थे वो कहाँ पर बसे थे? यानी वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं कि जो स्त्रियां थी, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर स्त्रियों की दशा के बारे में, जो स्त्रियां थी वो स्त्रियों की दशा अच्छी थी। अच्छी क्यों थी उसके बारे में बताते हैं। यहाँ की स्त्रियां जो थी अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। ठीक, और एक क्वेश्चन था कि यहाँ की वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पर जो ये 2-3 स्त्रियों की वर्णन है, एक गार्गी एवं याज्ञवल्क्य, 2 स्त्रियां थी, इनको विदुषी कहा गया है। तो ये लोग क्या करती थी कि एक दूसरे विदुषी कई सारे जो विवाद होते थे उनमें वो भाग लेती थी। तो गार्गी एवं याज्ञवल्क्य इनका वर्णन है इसमें। तो इसमें कहा जाता था कि ये लोग जो है शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। और एक प्रश्न बनता है कि आर्यों का प्रमुख या प्रिय पेय
वो क्या था, सोमरस कहते थे, सोमरस कहते थे। ठीक है। और एक प्रश्न बनता था कि वैदिक साहित्य, वैदिक काल में मनुष्य एवं देवताओं के मध्यस्थ के रूप में अग्नि देवता की पूजा की जाती थी, या अग्नि देवता को माना जाता था। यानी दोनों के मध्यस्थ के रूप में अग्नि देवता को माना जाता था। यानी ये ऐसा माना जाता था कि मनुष्यों का जो एक गठबंधन करती है अग्नि के द्वारा ही देवताओं से संबंध बनाया जाता है, कि उनके अग्नि के में ही कुछ चीज समर्पित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये चीज देवताओं को प्राप्त हो गई है, तो अग्नि देवता को मध्यस्थ के रूप में माना जाता था। ठीक है, मध्यस्थ के रूप में अग्नि देवता को माना जाता था। और इसमें ये जो होता था कि ये यहाँ पर कई सारे जो लेन देन होता था, यानी आर्य समाज में जो व्यापार होता था, व्यापार वो सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ही था, यानी वस्तु विनिमय की तरह, वस्तु विनिमय की तरह होता था। ठीक है, तो बहुत सारी जानकारियां इसमें वैदिक सभ्यता के बारे में दे दी गई हैं। और एक क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता के समय में कुछ नदियों के नाम थे, उनका वर्तमान में क्या नाम है, पड़ा है या क्या नाम है, उससे भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि वैदिक काल में जो कुछ नदियां थी उनका वर्तमान में क्या नाम है, उससे भी क्वेश्चन कई बार देखने को। तो अगली हेडिंग क्या डालेंगे, ऋग्वैदिक काल की नदियां, ऋग्वैदिक काल की नदियां, ऋग्वैदिक काल की नदियां। ठीक है, उनका जो है यानी इस समय वर्तमान नाम, और ऋग्वैदिक काल का नाम जो कुछ नदियां हैं, जैसे आस्किनी, यहां पर एक चीज लिख दो, पूर्व नाम और वर्तमान नाम, यानी ऋग्वैदिक काल में नाम, वर्तमान नाम क्या है। ठीक है, तो पूर्व नाम जैसे अगर हम कहा जाए, और वर्तमान नाम में क्या क्या पड़ा, जैसे पहला नाम जो है आस्किनी नदी है, जिसका वर्तमान नाम, जिसको चेनाब कहते हैं। पहली नदी थी आस्किनी, जिसका वर्तमान नाम क्या है, चेनाब नाम है। ठीक, आस्किनी को ही चेनाब कहते हैं। दूसरी अगर नदी की बात करें, दूसरी नदी थी पिपासा, जिसको हम लोग कहते हैं व्यास नदी, पिपासा को व्यास नदी कहते हैं। और तीसरी अगर हम बात करें, तीसरी नदी का नाम था, तीसरी पुरुषणी, जो जिसके बीच दसराग युद्ध हुआ था, पुरुषणी नदी को हम लोग रावी नदी कहते हैं, रावी नदी को ही पुरुषणी नदी कहते हैं। चौथी नदी की बात करें हम लोग, वितस्ता नदी को हम लोग झेलम नदी कहते हैं, झेलम नदी को ही वितस्ता नदी कहते हैं। पांचवी नदी की कुंभा नदी को हम लोग इस समय क्या कहते हैं, काबुल नदी। छठा नाम है जिसको हम लोग कुरमू कहते हैं, कुरमू नदी, जिसका नाम है कुर्रम, सातवीं नदी सदा नीरा को क्या कहते हैं, गंडक नदी। आठवीं नदी क्या है, सुतुद्री
जिसको हम लोग सतलज नदी कहते हैं, और सातवीं आठवीं नदी आखिरी नदी द्रसदती नदी, द्रसदती नदी जिसको हम लोग कहते हैं घग्गर नदी, घग्गर नदी। ठीक, तो इनसे भी क्वेश्चन बोलता है आज की चनाब, पिपासा, व्यास नदी, पुरुषणी, रावी, वितस्ता नदी, झेलम नदी, कुंभा, कुर्रुम, काबुल नदी और कुर्रुम, ये कुर्रम नदी होती है, सदा नेरा ये गंडक नदी होती है, और एक होती सुवास्तु जिसको स्वात नदी कहते हैं, सुवास्तु जिसको स्वात नदी कहते हैं। अब यहाँ पर कुर्रम और कुंभा ये जो नदियां हैं दोनों, ये अफगानिस्तान की नदियां हैं, अफगानिस्तान की नदियां हैं। 4 अफगानिस्तान नदियां हैं जिनका विवरण वैदिक काल में है, उसके बारे में क्वेश्चन बनता है कई बार। ठीक है, तो ये कुछ वैदिक सभ्यता थे। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल के बारे में बताएंगे। इसके साथ हमारा जो है वैदिक जो सभ्यता है समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है या कुछ सजेशन होता है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो बच्चे होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की तैयारी करते हैं उनको शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।